नमस्कार दोस्तों मैं आपको अपडेट बता दूं। कल जो है यूएस का F-15 तो यहां पर गिराया गया था और उसके बाद एक पायलट अभी भी मिसिंग है, वो तो आप सब जानते होंगे। लेकिन उसके बाद जो है यूएस का एक और फाइटर जेट A-10 ये भी क्रैश हो गया है। अगेन यहां पर अमेरिका का कहना है कि ये अपने आप क्रैश हो गया, मैकेनिकल फेलियर, लेकिन ईरान का कहना है कि उन्होंने इसको शॉट डाउन किया है। अब इन सारी चीजों के बीच अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज क्लियरली समझ में आएगी कि अमेरिका को काफी नुकसान हो रहा है। अमेरिका चाहता है कि सीज फायर हो, बातचीत हो, लेकिन ईरान ने कंप्लीटली इसको रिजेक्ट कर दिया। आप देख सकते हो ये खबर, ईरान स्नब्स यूएस टॉक्स, पाकिस्तान लेट सीज फायर पुश कोलैप्स। इसको डिटेल से समझेंगे कि एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है, ईरान क्यों नहीं यहां पर बातचीत करना चाह रहा, आखिरकार प्रॉब्लम क्या है। देखो अल्टीमेटली वॉर को रुकना है, किसी ना किसी दिन रुकेगा वॉर, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ईरान क्या चाहता है, अमेरिका क्या चाहता है और अल्टीमेटली इसका असर क्या होगा। पाकिस्तान इन सारे सिचुएशन में कहां पर फंसा हुआ है वो सब आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले तो यहां पर हम देखते हैं कि हुआ क्या। ईरान ने रिफ्यूज कर दिया कि हम पाकिस्तान में अमेरिका के साथ बातचीत नहीं करेंगे और उन्होंने कहा कि यूएस का जो डिमांड है ना, जो भी यूएस ने डिमांड रखा है ये कंप्लीटली अनएक्सेप्टेबल है, और वो भी उस समय जब ईरान इस समय फ्रंट फुट पर खेल रहा है। मतलब आप देखोगे इस पूरे वॉर में कहीं से भी ये देखने को नहीं मिला कि अमेरिका ईरान के ऊपर हावी हो गया। ईरान इनफैक्ट जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, अब जिस तरह से यूएस के फाइटर जेट्स का नुकसान हो रहा है, इससे साफ साफ देखने को मिलेगा कि ईरान तो यहां से पीछे नहीं हटने वाला। एंड दिस हैज कोलैप्स्ड पाकिस्तान मीडिएशन अटेम्प्ट। पाकिस्तान कोशिश कर ही रहा था, पिछले कुछ दिनों से बयान दे ही रहा था कि हम इस्लामाबाद के अंदर एक टॉक रखेंगे, बातचीत रखेंगे दोनों देश के बीच में, ताकि जल्द से जल्द नेगोशिएशंस हो सके। सो दिस इज नॉट जस्ट अ डिप्लोमेटिक डिसएग्रीमेंट, दिस इज अ सीरियस ब्रेकडाउन ऑफ बैक चैनल। जो नेगोशिएशंस होता है ना, वो पूरी तरह से टूट चुका है। अच्छा, इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट समझिए क्या है कि ये जो पूरा यूएस इजराइल ने अटैक किया ईरान के ऊपर, उन्हें लगा कि ये चीज़ें तुरंत हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगेगा। ईरान ने फिर इस तरह से रिटेलिएट किया, प्रॉक्सी ग्रुप्स की हेल्प ली, तो यहाँ पर स्टेट ऑफ हुर्मुज को लेकर जो पूरा टेंशन बढ़ गया ना, ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था और ये सबसे बड़ा एडवांटेज बन गया कहीं ना कहीं ईरान के लिए। तो नेगोशिएशंस आप समझिए अभी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हो रहा है, ये कोई पीस टाइम डिप्लोमेसी नहीं है। क्या होता है कि मान लो अगर वॉर शांत हो जाए, तब दोनों देश अगर आपस में साथ में बैठेंगे, तब में भी शायद कुछ चीजें हो जाए। अभी तो पूरा वॉर का समय चल रहा है और इस वक्त अगर आप एक्सपेक्ट करो कि कोई बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाए तो ये बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, पाकिस्तान का जो मीडिएशन अटेम्प्ट है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान न्यूट्रल इंटरमीडिएटरी की तरह काम कर रहा था, वो कोशिश कर रहा था कि वो दुनिया को दिखाए कि वो यहां पर दोनों देश को एक साथ टेबल पे ला सकता है। यहां पर उसका रिलेशन यूएस के साथ, ईरान के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, सभी के साथ है। तो यहां पर इनफैक्ट आपने देखा होगा ईरान का जो बलूचिस्तान वाला इलाका है वो भी शेयर करता है दोनों देश। तो यहां पर पाकिस्तान ये चाहता था कि इंस्टेबिलिटी, जो रीजनल इंस्टेबिलिटी आ रखी है पाकिस्तान के अंदर, आप देख ही रहो जो फ्यूल के प्राइसेस, मतलब 450-500 रुपए पाकिस्तानी रूपी वहां के पे पेट्रोल डीजल के दाम चले गए। तो डिप्लोमेटिक रेलेवेंस रहने के लिए, डिप्लोमेटिकली दुनिया को दिखाने के लिए कि देखो हमारे पास वो ताकत है कि हम इस वॉर को रुकवा सकते हैं, ये पाकिस्तान की कहीं ना कहीं कोशिश थी। और इसीलिए पाकिस्तान ने प्रपोज किया कि इस्लामाबाद में यहां पर बातचीत रखी जाएगी, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डायलॉग होता है उसको फैसिलिटेट किया जाएगा और एस्केलेशन को कम किया जाएगा। इसको हम ट्रैक 1 मीडिएशन डिप्लोमेसी कहते हैं। मतलब ऑफिशियल जो स्टेट लेवल के मीडिएशन है ना, वो यहां पर पाकिस्तान कराना चाहता था। क्वेश्चन ये आता है कि फिर ईरान पीछे क्यों हट रहा है, ईरान बातचीत क्यों नहीं कर रहा है। देखो यहां पर कई रीजंस है। सबसे पहला कारण है यूएस के डिमांड्स। अगर आप देखोगे ना, यूएस क्या डिमांड कर रहा है कि यूरेनियम एनरिचमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। क्या आपको लगता है कि ईरान ये बात मानेगा? और वो भी उस समय जब ईरान इस समय एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन में है। यहां पर यूएस चाहता है कि मिसाइल्स के प्रोग्राम को लिमिट किया जाए। जो ईरान के मिसाइल्स है ना, उसकी जो क्षमता है, उसका जो हम कहते हैं ना रेंज, कि 2000-4000, अभी तो रिसेंटली इन्होंने दिखाया कि किस तरह से डियागो गार्सिया पर फायर करके कि 4000 किलोमीटर की रेंज है। तो यूएस चाहता है कि उस रेंज को लिमिट किया जाए। यहां पर जो रीजनल मिलिशियाज हैं, ईरान के जो प्रॉक्सीज हैं, उनका सपोर्ट यहां पर बंद किया जाए। यहां पर इंस्पेक्शन अलाउ किया जाए, मतलब जो ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स हैं वहां पर IAEA को भेजा जाए। जो ऑफिशियल्स हैं वो कभी भी आ सकते हैं, इंस्पेक्ट कर सकते हैं। ये सारे डिमांड्स यहां पर यूएस कर रहा है ईरान से। और ईरान के पर्सपेक्टिव में क्या है, ये सारे डिमांड अगर ईरान मान लेगा तो जो उसकी स्ट्रैटेजिक सॉवरेनिटी है वो यहां पर छीन जाएगी। जो स्ट्रैटेजिक कहते हैं ना, मतलब पूरी तरह से ईरान तो ऐसा लगेगा कि फिर हार गया पूरा युद्ध। तो यहां पर यही चीज है कि ईरान
देखो समझिए, ईरान इस पूरे बातचीत को नहीं रोक रहा। ईरान ये कह रहा है कि जो आपका डिमांड है ना, जो जो टर्म्स ऑफ बातचीत जो आप कर रहे हो, ये डिमांड करो, ये हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। और इसके काउंटर में ईरान ने अपना खुद का डिमांड रखा है, क्योंकि ईरान, जैसा मैंने बोला, कि स्ट्रॉन्गर पोजीशन पर आ गया है। तो उसका खुद का कंडीशन है कि एक तो वॉर का रिपरेशंस हो, मतलब कि यहाँ पर जो भी नुकसान हुआ है ईरान में, जितने इंफ्रास्ट्रक्चर डुबाए गए हैं, अभी एक सबसे बड़ा ब्रिज जो है वो यहाँ पर तोड़ दिया गया, तो ये जितना भी नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरेगा अमेरिका। दूसरा, यहाँ पर यूएस के जो फोर्सेज हैं वो पूरे वेस्ट एशिया से चले जाएं, जितने इन्होंने बेसेस बना रखे हैं वेस्ट एशिया में उसको वहाँ से हटा दो। इसके अलावा जो स्ट्रैटेजिक रोल है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान का, उसको रिकॉग्नाइज करो, और ये हमें गारंटी दो कि फ्यूचर में कोई भी अटैक नहीं करोगे। यूनाइटेड नेशन से लिखित में लेकर आओ कि आप हमारे ऊपर फ्यूचर में कभी भी अटैक नहीं कर सकते। तो ये अगेन, ये सारी चीजें क्या आपको लगता है यूएस एक्सेप्ट करेगा? बिल्कुल नहीं। तो दोनों अपने ही डिमांड्स पर अटके हुए हैं। ईरान का ये डिमांड है और यूएस का ये डिमांड है, और दोनों को अपने जो डिमांड्स हैं वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि अमेरिका के साथ मिसट्रस्ट, अगर ईरान के परसेप्शन में अगर आप देखोगे तो यूएस अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ा रहा है। भले ही अमेरिका, ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि हम विड्रॉ करने वाले हैं, लेकिन उल्टा अगर आप देखोगे तो मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ रहा है, स्ट्राइक्स जारी हैं। मतलब अगर अमेरिका एक्चुअल में सीरियस है इस युद्ध को रोकने के लिए, तो पहले तो उनको ये पूरे स्ट्राइक्स को रोकना चाहिए ना, दिखाना चाहिए कि देखो हम ये स्ट्राइक्स को रोक रहे हैं, चलो आप बातचीत करते हैं। एक तरफ लगातार आप बॉम्बिंग करोगे और दूसरी तरफ एक्सपेक्ट करोगे कि इस तरह से बातचीत हो पाएगी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। और हिस्टोरिकली भी अगर आप देखिए तो अमेरिका के ऊपर ईरान क्या, भारत भी नहीं और पूरी दुनिया कभी कोई भरोसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि आपको याद होगा ओबामा के समय ये जो एग्रीमेंट हुआ था, न्यूक्लियर एग्रीमेंट, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, तो उसके बाद ट्रंप आए और उन्होंने विड्रॉ कर दिया। तो ईरान तो पूरी तरह से शॉक में था कि जब हमने एग्रीमेंट कर रखा है उस तरह से हम अकॉर्डिंगली आगे बढ़ रहे हैं, तो आप ऐसे वॉकआउट कैसे कर सकते हो, हमारे पर वापस कैसे सैंक्शंस लगा सकते हो? तो ये बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट है। इसके अलावा एक और कारण है जिसकी वजह से ईरान पाकिस्तान में मीडिएशन नहीं चाहता है, क्योंकि देखो पाकिस्तान क्या है ना कि उसका काफ़ी हद तक अलाइनमेंट इस समय ट्रंप के साथ देखने को मिलेगा। रिसेंटली आपने देखा ऑपरेशन सिंदूर वगैरह के दौरान भी, उसके बाद जो है जिस तरह से ट्रंप ने आसिम मुनीर को जगह दी, व्हाइट हाउस बुलाया, तो ये साफ दिख रहा है, ईरान को भी तो दिख रहा है ना कि कहीं ना कहीं इस समय पाकिस्तान ट्रंप के साथ है, अमेरिका के साथ लगा हुआ है। तो कैसे ईरान एक्सेप्ट करेगा कि हम बातचीत को पाकिस्तान में होने देंगे? यहां पर डिप्लोमेसी में लोकेशन बहुत मायने रखता है। जैसे न्यूट्रल वेन्यूज की हम बात करते हैं ना, तो चाहे वो जेनेवा हो गया, वियना हो गया, दोहा हो गया, इस तरह की जगह पर अगर मान लो कोई बातचीत होती तब तो मे भी शायद ईरान एक्सेप्ट कर सकता था, लेकिन इस्लामाबाद तो कंप्लीटली इस समय अमेरिका के साथ चला गया है। तो ईरान चाहेगा कि कोई न्यूट्रल ग्राउंड पर यहां पर बातचीत हो। और इसके अलावा एक और कारण है, वो है वॉर टाइम नेगोशिएशन स्ट्रैटेजी। ईरान क्या है ना कि जो क्लासिक स्ट्रैटेजिक डॉक्ट्रिन है वो अप्लाई कर रहा है, मतलब जो स्ट्रेंथ की पोजीशन होती है वहां से नेगोशिएट करना चाहता है, क्योंकि ईरान इस समय लगातार रिटेलिएट कर ही रहा है, चोक पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया है, रीजनल प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि ये वॉर को अमेरिका और इजराइल ने स्टार्ट किया। ईरान का ये कहना है कि हम अपने टर्म्स में इस पूरे वॉर को खत्म करेंगे। तो ओवरऑल आप समझिए ये बातचीत क्यों खत्म हुई है, क्योंकि दोनों साइड्स ने मैक्सिमलिस्ट पोजीशन अपनाई है, कोई भी नीचे नहीं आ रहा है। एक तरफ यूएस का पोजीशन है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से बंद करो, रीजनल इन्फ्लुएंस को कम करो, मिसाइल्स की लिमिट कम कर दो। ईरान ये कह रहा है कि बिल्कुल भी नहीं, ये सारी चीज तो हम मान ही नहीं सकते, इनफैक्ट उल्टा आपको मेरी बात माननी होगी। तो ये मैक्सिमलिस्ट पोजीशन हो जाती है। दूसरा क्या है कि एक्टिव मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। नेगोशिएशंस तब होता है जब सीज फायर लगता है, जब यहां पर बॉम्बिंग रुकती है। अभी तो ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा। फिर इसके अलावा ट्रस्ट डेफिसिट तो है ही है, मैंने आपको बता ही दिया। लेकिन ओवरऑल इसका भारत के ऊपर, पूरी दुनिया के ऊपर असर होगा, स्पेशली भारत के ऊपर। हम एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में काफी ज्यादा प्रॉब्लम खराब है। एलपीजी या फिर कोई भी अगर आप चीज़ देखोगे तो यहाँ पर भारत इंपोर्ट करता है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर हमारी डायस्पोरा है, वहाँ पर 9 मिलियन पॉपुलेशन है मिडिल ईस्ट में, तो उनके लिए बड़ा खतरा है। स्ट्रैटेजिक बैलेंसिंग करना होगा। अगेन भारत वही चीज़ कर रहा है, यूएस, ईरान, इजराइल, इन सब के साथ बातचीत कर रहा है। लेट्स सी अब आगे ये सारी चीज़ें किस दिशा में जाती हैं, बट आई होप कि जो अभी करंट सिचुएशन है वो आपको समझ में आ गई होगी। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सी माउंटेन रेंज ऐसी है जो पाकिस्तान में तो लोकेटेड है बट नॉट इन ईरान?
विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन रेंजेस आर लोकेटेड इन पाकिस्तान बट नॉट इन ईरान? काराकोरम, हिंदू कुश और सुलेमान। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है ये कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये 7 अप्रैल को हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 2027 का, जिसमें प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी पढ़ाई कराई जाती है। कोई भी अगर आपको डाउट हो, प्रॉब्लम हो बैच से रिलेटेड, ये फोन नंबर है, इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।